तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं, पहले तो ये बता दो। मौलिक अधिकार 6-7 साल होते हैं। क्या? 7 होते हैं मौलिक अधिकार। हाँ वो 6 होते हैं, और बताओ। हाँ, मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मुझे भी पता है। मौलिक अधिकार बेसिकली क्या होते हैं कि ये नागरिकों को दिए जाते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, ठीक है, और इसके लिए संविधान में अपील भी कर सकते हैं वो, ठीक है, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। कौन से भाग में हैं? ये हमें मौलिक अधिकार 1 से 4 में। हाँ, मौलिक अधिकार 1 से 4 में नहीं, मौलिक अधिकार वो है 5 से 11 में। ये हाईलाइट कर लो कि कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मूल अधिकारों को ही बोला जाता है, ठीक है। उस पर लिख लेना, भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तो मूल अधिकारों को। मैग्ना कार्टा कहाँ से लिया गया है? एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका प्रयोग हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, इसका हमको कुछ करना लगा, ठीक है। तो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। किस भाग में है? 3 से 12, तो 30 से 12 में, और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। और मूल अधिकारों का जन्मदाता या भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, ठीक है। भारत का अधिकार पत्र मौलिक अधिकार है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है, ठीक है, ये भी हाईलाइट कर लेना, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात के दौरान, ठीक है, अब हमने ये बताया था कि आपातकाल किस देश से लिया गया है? हाँ, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्रीय आपात दिया गया है आर्टिकल 352 352 में। तो इसमें ये कहा है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगता है, यानी पूरे देश में अगर आपातकाल लगता है, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर, मतलब जीवन का अधिकार हटा लो और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, अपना खाना पीना रहना वो सब हटा लो, बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? स्थगित हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जीवन का अधिकार ऐसा है कि मतलब आपको कोई मार नहीं सकता आपात के दौरान, ठीक है, आपको जीवन मिलेगा। और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हम खा सकते हैं पी सकते हैं, ये हो जाएगा कि आपको शायद घर से बाहर निकलने पे प्रतिबंध लगा दें, वो जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहेगी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या अवाद योग्य? तो देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, ठीक है, वाद योग्य हैं। क्वेश्चन ये आएगा मौलिक अधिकार क्या है। अब वाद योग्य का क्या मतलब है? वाद योग्य, इसका क्या मतलब है? वाद योग्य का मतलब ये है कि इन पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपन अपील कर सकते हैं, यानी इन पर वाद विवाद हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो वाद योग का मतलब यही है कि इन पर चर्चा की जा सकती है, इन पर अपील की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। युक्तियुक्त प्रतिबंध मतलब गलत चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं प्रतिबंध, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था कि राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आपके जीवन की स्वतंत्रता बनी रहेगी, ठीक है। आप ये नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो कोई भी आपको आएगा और मार के रख देगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, आपको कोई मार नहीं सकता। तो वही है, प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अदालत करती है, ठीक है, कि मतलब जो लॉ बनाए गए हैं वो उचित है या नहीं, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? अदालत यानी कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत जा सकता है?
अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। अगर हमको हाई कोर्ट में अपील करनी है तो किस आर्टिकल से करेंगे? 226। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो हम किस में अपील करेंगे? अगर हमको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी तो वो किस आर्टिकल में दिया है? 226 में। और सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो 32 में, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति, मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए, ठीक है। फिर रिकॉल कर लें एक बार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। किस भाग में? आर्टिकल 12 से 35 इन पर वाद विवाद हो सकता है या नहीं? हो सकता है। ठीक है, वाद ही हो गए हैं ये, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार है, ठीक है। हाई कोर्ट में अपील किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में? एक और बता दो कि राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में दिया गया है? इस आर्टिकल में दिया राष्ट्रीय आपात। लिया तो जर्मनी से, लेकिन वो आर्टिकल अनुच्छेद 352 में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 352। तब आ जाओ अगले पर, ठीक है। अगले पेज में क्या दिया उसमें? मूल संविधान जो था, मतलब जो पहले संविधान बना था, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 44वां संशोधन 1978, ठीक है, 44वां संशोधन हाईलाइट कर लेना, 1978। इसमें क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया मूल अधिकारों से, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले दिया गया था हमको 19 फर्स्ट के एफ में और अनुच्छेद 31 में, तो इसको हटा के हमने किस में डाल दिया? भाग 12 में डाल दिया, भाग 12 में डाल दिया, सॉरी, भाग 12 में डाल दिया, अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत रख दिया, ठीक है। भाग 12 अनुच्छेद 300 का, ठीक है। तो पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, ठीक है। मतलब यही है कि आपकी अगर संपत्ति को कोई छीनता है तो वो क्या है? आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, ठीक है। लेकिन अब इसको हटा दिया गया, किस में डाल दिया गया? भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी बना दिया गया। ये लिख लेना, ठीक है। कौन सा अधिकार पहले मौलिक था, अब कानूनी बना दिया गया। इसमें है नहीं, ये बस इतना ही है। तो इसमें हाईलाइट कर लो। अब एक और क्वेश्चन आता है, मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? मूल अधिकार सरदार। हाँ, मूल अधिकारों की मांग की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन से अधिवेशन में? इसमें दिया गया, देखो, नहीं ये दिया था, कराची अधिवेशन में की गई थी, ठीक है। मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? और मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मूल अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो 1931 के, ठीक है। और मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल। अब मौलिक अधिकार बताओ कौन कौन से हैं? समानता या समावेश का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हाँ शिक्षा संबंधी अधिकार, हाँ, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बीच में एक और था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इनके आर्टिकल याद कर लेना, इनको कुछ नहीं है, बस एक चिपका लेना अलग और लाइन से याद करते चलना, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचार, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया है? 14 में। क्या दिया है? पहला राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून एक समान लागू करेंगे। पहला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। तो विधि क्या होती है? विधि यानी कि वही कानून, ठीक है। तो क्या बात की गई इसमें? कानून के कानून के समक्ष समानता। तो इसका क्या मतलब हुआ आर्टिकल 14 का? कि
सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हमने वंदना के लिए अलग कानून बना दिया, तुम्हारे लिए अलग बना दिया, सबके लिए सेम ही लॉ रहेगा, ठीक है। मतलब एक समान कानून बनाया जाएगा और उन पर एक समान रूप से लागू होगा, ठीक है। और वो सही बात है, सबके लिए समान ही कानून बना हुआ है, किसी के लिए अलग नहीं है यहाँ पर। और ये हमने किससे लिया है? विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो फिर से बताओ, अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? इसका मतलब यही है कि सभी के लिए एक समान, पूरे भारत में एक समान कानून चलेगा, सभी के लिए समान कानून लागू होगा, ठीक है। 15 क्या दे रहा है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। हाँ, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्या आप मतलब जैसे हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार किया जाए, किसी और वर्ग के साथ अलग किया जाए, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। ना जाति के आधार पर भेदभाव है, संविधान में तो नहीं होता। देखो सामाजिक स्तर पर हम तब भी अभी देख लेते हैं, कहीं कहीं होता है, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं दिया गया। लिंग के आधार पर मतलब ऐसा नहीं होगा कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कानून उन्होंने बनाए हों, कहीं बनाए? एक ही संविधान लिखा हुआ है सबके लिए, ठीक है ना। जन्म स्थान के आधार पर है कि जो मद्रास रह रहा है उनके लिए अलग संविधान लिखा गया है, बम्बई रह रहा है उनके लिए अलग लिखा गया है, सबके लिए सेम ही है, तो वही है, ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये क्लियर दिया गया। 16 में क्या दिया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। हाँ, इसका क्या है? आर्टिकल 16 दे रहा है कि मतलब सभी जितने भी अवसर होंगे वो सभी के लिए समान रूप से होंगे, ठीक है। क्या? चाहे कोई सा भी पद हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए समान अवसर होंगे, ठीक है। अब इसमें अपवाद क्या दे दिया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अनुसूचित जाति को शॉर्ट में अपन SC बोलते हैं और जनजाति को ST बोलते हैं, पिछड़ा ठीक है, वर्ग को OBC बोलते हैं, ठीक है। अब अपवाद क्यों दे दिया? अपवाद ऐसा है, देखो जैसे कि किसी भी आप मन लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के फॉर्म निकलते हैं, सब फॉर्म डाल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि लड़के ही डालेंगे कि लड़कियां ही डालेंगी कि इन लोगों को पुलिस में ये नहीं जाएंगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद हमने क्या कर दिया है? SC ST को इसमें क्या दे दिया है? आरक्षण दे दिया, ठीक है। अब वो उस समय की परिस्थितियाँ थी ऐसी, उनके साथ भेदभाव होता था तो उन्हें बराबरी के स्तर पर लाना था, तो उस चक्कर में ये किया गया, ठीक है। बाकी हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। समान अवसर ऐसे हैं, अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो कोई भी बन सकता है, ठीक है। अब वो ये अपनी प्रॉब्लम है कि अपनी घर की स्थिति नहीं है या वो है, लेकिन गवर्नमेंट सबको अलाउ कर रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है तुमको जो करना है करो, सब समान है, ठीक है। 17 क्या है? हाँ, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। वही है कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो तो वो क्या है? दंडनीय अपराध है, आपको जेल हो सकती है अगर उससे रिपोर्ट करा दिया आपके लिए तो, ठीक है। अगर उसने शिकायत करवा दी, हालांकि गांव में हम अभी भी देखते हैं कि भेदभाव होता है, लेकिन अगर उसने रिपोर्ट करवा दी तो आपको जेल हो, ये ऐसा संविधान कहता है, ठीक है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब क्या है? मतलब केवल और केवल सेना जो है वो ही केवल उपाधियां दे सकती है, जैसे कि जनरल की ये मिलती नहीं है उपाधियां, हाँ, तो ये केवल और केवल सेना दे सकती है। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि उपाधियां भी अगर दी जाती हैं तो हमको किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति की, ठीक है। जैसे कि कुछ उपाधि कोई दूसरा देश दे रहा है, जैसे मोदी को कई उपाधियां दी गई, नरेंद्र मोदी को कोई ना कोई देश उनको सम्मानित करता रहता है या उपाधियां देता रहता है, तो किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति के, ठीक है। और बाकी मतलब बेसिकली इसका क्या मतलब था? जैसे पुराने टाइम पर राजा महाराजाओं का शासन था तो राजा अपनी मर्जी से उपाधियाँ देते रहते थे, ठीक है। जैसे कि किसको दी गई थी? जैसे मान लो तानसेन को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी। तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? अकबर ने। तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अब भी हालांकि कहीं पर राजस्थान में और भी छोटी मोटी जगह पे अभी भी राजा महाराजा हैं, लेकिन वो उपाधियाँ नहीं दे सकते, ठीक है। उपाधि केवल कौन दे सकता है? सेना दे सकती है, या विधा संबंधी सम्मान दिया जा सकता है, जैसे भारत रत्न मिल गया या पद्म भूषण वगैरह मिल गया तो वो सब दिया जा सकता है। उपाधि कोई किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। देखो इसमें नोट में लिखा भी हुआ है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री
एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है, ये सम्मान दिए जा सकते हैं। आगे समझ में कौन कौन से थे 14 से 18? पहले क्या था? 14 से 18 है क्या? समानता का अधिकार। और इसमें क्या क्या है 14 में बताओ। पहला विधि की समझ क्षमता, हाँ, इसका मतलब क्या है? दूसरा धर्म में समझाती एक समान सबको, तीसरा होता लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, मतलब सबको समान अवसर दिया जाए। हाँ और अस्पृश्यता का अंत, हाँ जो मतलब अगर कोई भेदभाव करता है तो वो दंडनीय अपराध है। हाँ उसके बाद उपाधियों का अंत, मतलब कोई वैसे उपाधि नहीं दे सकता, या तो सेना दे सकते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब आ जाते हैं किस पर? स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार को हमने क्या है 6 पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, 19 में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 को हमने 6 पार्ट्स में बांट दिया, 19A, 19B, C, D, E। अब इसके बाद एक चीज़ देखो, इसमें F के बाद G आ गया। F है नहीं कहीं। F में पहले क्या था? F में पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमने हटा दिया। कौन से संशोधन से हटाया? 44 कब हुआ था? 1978 1978 में। ठीक है, किस में डाल दिया? अनुच्छेद 300 के काम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो आप क्या लगाओगे? अब संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। अब देखो 19A में क्या दिया गया है? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मतलब आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है। जो भारत की जो मीडिया आती है वो इतना वाद विवाद कैसे कर लेती है हर पार्टी के ऊपर? वो इसलिए कर लेती है। ठीक है, प्रेस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यानी कि जो समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में आती है? 19 के ए में। ये भी ध्यान रखना, 19 के ए में वो स्पेसिफाई करके पूछेंगे आपसे कि जो मीडिया की जो फ्रीडम आती है, क्योंकि हम मीडिया पे हर बात पे विवाद होता है। कोई भी पार्टी गलत कर रही है तो मीडिया चर्चा करती है सामूहिक रूप से। ठीक है, सब लोग सुनते हैं। तो 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई। 19B में क्या दिया गया है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी वही अनशन कर सकता है। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, क्या था ये? बिना हथियार के हुआ था। हथियार नहीं रख सकते कोई, लेकिन सभा कर सकते हैं। ठीक है, अनशन वगैरह कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा सकते हैं। अभी भी तो UPPCS का चल रहा है विवाद, नॉर्मलाइजेशन को लेके, सुना होगा खबरों में। ठीक है, तो हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं वहाँ जाके। अब C में क्या दिया? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब जो RSS वगैरह ये सब संस्थाएं चल रही हैं, ये क्या है? संघ बनाने की फ्रीडम है, आप अपना संघ बना सकते हैं। विद्यार्थी परिषद है, और भी और कौन कौन सी संस्थाएं चल रही हैं? युवा भारत संघ करके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और कौन कौन से वो दल होते हैं छोटे मोटे जो चल रहे हैं, वो सब 19C के तहत आते हैं। क्या आप समूह बना सकते हैं। और D में बताओ। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। हाँ, आप अभी वैष्णो देवी जाना चाहो, आपको किसी की परमिशन लगेगी? नहीं। बैग उठाओ चले जाओ, बस। तो वही है, किसी भी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। 19C में क्या दिया है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। कहीं भी रह सकते हैं, बस। कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बाहर जाएंगे तो बात अलग है। ठीक है, भारत में आप कहीं भी रह सकते हो। 19G में क्या दिया है? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। हाँ, ठीक है। टीचिंग करनी है, टीचिंग कर लो। अब हमने टीचिंग खोली, हमको किसी की परमिशन लगी क्या? तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से छूट है, तुमको ये सारी स्वतंत्रताएं हैं, तुम कर सकते हो। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता वही आ गया, ये नोट करके दिया है। किसमें? 19A में। ठीक, अब इनको लाइन से याद कर लेना। 19A में क्या दिया है? बोलने की स्वतंत्रता। B में क्या दिया है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। C में क्या दिया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। D में? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। E में? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। G में? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब आ जाओ आर्टिकल 20 में। 20 में क्या दिया? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हाँ, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। क्या क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। हाँ,
अगर एक गलती की होगी तो उसके लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि हमने किसी का मर्डर कर दिया, अब हमको 14 साल की सज़ा सुना दी गई तो फिर हम 14 साल बाद वापस आएँ तो फिर हमको 14 साल की सज़ा सुना दी जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक अपराध के लिए एक बार सज़ा। अगला क्या है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। बाद में बनने वाला, यानी अपराध जब हमने किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ठीक है, जैसे कि पहले ये था, एमपी का ही ले लो, एमपी में जैसे ये लॉ था कि रेप करने पे शायद कुछ 20 साल की सज़ा, ऐसा कुछ था। ठीक है, लेकिन फिर एमपी ने अभी कुछ टाइम पे कुछ केसेस ऐसे हो गए तो एमपी ने एक कानून और बना दिया कि अगर 12 साल की लड़की है या उससे कम की है, अगर उसके साथ होगा तो आपको क्या होगी? फांसी होगी। लेकिन उससे पहले के जो केस चल रहे होंगे उन सबको क्या होगा? 20 साल की, उससे पहले के हाँ, 20 साल की, हाँ, उनको 20 साल की सज़ा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नया लॉ बन गया, नया लॉ जिस दिन से बनेगा अब उस दिन से जो हाँ उसके लिए वो चलेगा, उससे हाँ पहले के लिए उससे पहले के लिए जो पहले हो गया वो हो गया। ठीक है, तीसरा बता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा होता है कई बार पुलिस लॉकअप में टॉर्चर करते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अपने विरुद्ध गवाही दो, तो वो ये न्यायालय ने क्लियर कहा है कि कोई व्यक्ति अगर अपना जुर्म एडमिट नहीं करना चाहता तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, एविडेंस मिल जाए, सबूत मिल जाए तो फिर बात अलग है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा व्यक्ति। ठीक है, तो 3 तरह की फ्रीडम है इसमें। कौन कौन सी? एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, दूसरा उस टाइम पे जो कानून होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, और तीसरा ये है कि आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा स्वयं के विरुद्ध। अब आ जाओ 21 पर। 21 में क्या दिया? स्वतंत्रता का संरक्षण। हाँ, इसमें क्या दिया गया है? किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बस यही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमेशा बनी रहेगी। अभी हमने बताया था राष्ट्रीय आपात चल रहा था, तो उसमें कौन कौन सा आर्टिकल कैंसिल नहीं होता? 20 और 21 कैंसिल नहीं होते। ठीक है, 20 में क्या था? अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और दूसरा क्या था 21? बस ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो अब कोई व्यक्ति आएगा और आपको मार के चला जाएगा, वो नहीं। ठीक है, आपके प्राण की स्वतंत्रता है, आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हो अगर आपकी जान को खतरा है तो। ठीक है, नोट देखो। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। आर्टिकल 21 में क्या आएगा? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी आएगा। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। ठीक है, एनजीटी का गठन किया गया 2010 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये भी हाईलाइट कर लेना, एनजीटी कब गठित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 4 पीठें कहाँ पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। ये भी आ सकता है इनमें से कहाँ पर एनजीटी की पीठ नहीं है। ठीक है, तो ये गलत दे देंगे वो, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, एनजीटी क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी कि इसको एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय, ग्रीन यानी कि हरित, ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण, एनजीटी। ठीक है, ये क्या करता है? पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी। 21 का देखो, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 21 का में क्या है? 21 का में हाँ, 21 का में क्या दिया गया? मतलब फ्री एजुकेशन किसके लिए? 6 से 14 वर्ष 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। और इसके लिए एक संशोधन भी किया गया, कौन सा? 86 संशोधन 2000 में, उसके 33 को जोड़ा गया, पहले 21 का नहीं था। ठीक है, 22 देखो। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उससे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है तो उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे
दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, मतलब कोर्ट में पेश किया जाएगा हाँ 24 कोर्ट में पेश करना पड़ेगा उसको 24 घंटे के अंदर। अब इसमें आने जाने के समय को छोड़ के ऐसा दिया गया, मान लो कोई व्यक्ति पकड़ा गया साउथ में जाके और उसको पेश का करना है जम्मू कश्मीर में, अब वो पकड़ा गया इधर बेंगलोर में, तो मान लो अगर वो फ्लाइट से नहीं आ रहे, ट्रेन से आ रहे हैं, तो वैसे ही 2 दिन लग जाएंगे उनको, 2 दिन। ठीक है, तो आने जाने के समय को छोड़कर। हाँ, और तीसरा देखो, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। पसंद के वकील मतलब सीधी सी बात है, जो गवर्नमेंट वकील मिलते हैं वो क्या होते हैं, अपने फ्री होते हैं। ठीक है, मतलब अगर जैसे मान लो अगर आप अपराधी हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से वकील मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, वो जो आपके लिए दलील देता है। अगला देखो, निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरना उसे अपराध करने अब से ये निवारक निरोध कानून क्या है, बेसिकली इसको ऐसे समझ लो, मान लो कोई टेररिस्ट है, अब वो बम रखने वाला है, उससे पहले हमको सूचना मिल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपराध करने से पूर्व ही क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका टारगेट क्या है कि अपराध करने से रोकना है। ठीक है, आगे देखो, यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों को से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब इसको बांध। हाँ, तो इसका क्या टारगेट है, बेसिकली हमें को क्या करना है कि भारत की सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो उसी के लिए भाई हमने एग्जांपल दिया कि कोई भी अगर टेररिस्ट है, आतंकवादी, वो बम रखने वाला है, तो हम पहले ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे अगर हमको पता चल गया। तो 3 तरह की विधि दी गई। पहला है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन करना पड़ता है। मतलब 3 महीने तक इसको क्या कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। उसके बाद अगर रखेंगे तो सलाहकार बोर्ड का हमको क्या चाहिए, प्रतिवेदन। आगे देखिए, इस प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, निरोध व्यक्ति को जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। अच्छा, ऐसे मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोकहित के विरुद्ध हैं, तो उनको हम प्रकट नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने कुछ सबूत मिले हमको जो लोकहित के विरुद्ध जा रहा है, तो हम उनको नहीं बताएंगे। फिर तीसरा है, निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, वो अपने अभ्यावेदन मतलब अपनी बात रख सकता है, उसके लिए अवसर उसको दिए जाएंगे। ये कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये 1950 में आया था निवारक निरोध अधिनियम, फिर 1971 में समाप्त कर दिया गया, ये ज़रूरी नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम आया, ये भी खत्म हुआ। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम आया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना था, ये हाईलाइट कर लो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में बना था। ठीक है, ये फिर अगला बनाया, इसको भी कैंसिल किया गया है। छोड़ो, ये सब बेसिकली जो अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अधिकार। ठीक है, ये भी मत पढ़ना पड़ेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार पे आ जाओ। तो क्या दिया गया है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। ठीक है, कौन सा है, अनुच्छेद 23 में। इसमें क्या दिया गया है, वही व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी, तो उसको क्या किया गया है, गलत किया गया। ठीक है, जैसे बंधुआ मजदूर हैं उनको बेच देते हैं इधर से उधर, या छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, तो वो सब इसी में आता है, शोषण के विरुद्ध। मानव का दुर्व्यवहार यानी कि उसका दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चल रहे हैं जितने भी ये वैश्यालय वगैरह चल रहे हैं, तो इनमें भी महिलाओं को बेचा जाता है, तो ये भी सब इसी में आता है, ये शोषण ही हो रहा है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसा है, नोट में क्या दिया है कि वैसे नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर राष्ट्रीय सेवा की ज़रूरत पड़ गई, जैसे मान लो कभी भारत पर हमले हुए,
तो अब हमको ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों की, डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो उनको क्या कह सकते हैं कि आप आ जाओ आर्मी में और जो लोग घायल हैं उनकी सेवा करो, तो राष्ट्रीय सेवा के लिए वादे कर सकते हैं। ठीक है। 24 में क्या है, बालकों के नियोजन का प्रस्ताव है, यानी कि इसमें क्लियर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको हम कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते। मतलब 14 साल से कम का बच्चा है तो उसको ऐसी जगह नहीं लगा सकते जहाँ पर जोखिम का काम है, जैसे कि पटाखा फैक्ट्री है, ठीक है, या जो केमिकल की फैक्ट्रियाँ हैं उनमें 14 साल से कम का बच्चा अगर काम कर रहा है तो उसको क्या माना गया है, हाँ, इलीगल माना गया है। अगर मान लो मालिक ने लगा दिया और बच्चा लगा हुआ है तो मालिक को जेल हो जाएगी। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें दिया है, 25 से 28 में। सबसे पहले क्या है 25 में, अंतर्गत और धर्म के आवाज रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है। 26 में क्या दिया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हाँ वही है, मतलब अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं कि अपनी संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अब जैसे मंदिर वगैरह हम बना रहे हैं तो हमको किसी की परमिशन ज़्यादा चाहिए ही नहीं, बस हम कर सकते हैं अपने धार्मिक कार्य, कोई आके नहीं रोकेगा कि आप गलत कर रहे हैं। 27 में क्या क्या दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए रूप में खर्च की गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लो कोई भंडारा हो रहा है और आपसे पैसे लेने आए, अब आपका मन है तो दो, नहीं है तो मत दो, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है। 28 में क्या दिया गया, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षक संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी शिक्षा संस्थान है तो उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्कूल पढ़ने गए या कोई गवर्नमेंट का कोई स्कूल है, अब उसमें आपको कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, मतलब कोई धर्म विशेष को प्रमोट कर रहा है, वो क्या ये सिख धर्म को फॉलो करो या इसको करो या किसी भी धर्म को XYZ फॉलो करो, तो वो, हाँ, वो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो सभी बराबर हैं। ठीक है। अगर आप जिस धर्म को मानना चाहो, जैसे मानना चाहो, आपकी मर्जी, आप तो यहाँ आओ, पढ़ाई करो और अपने घर जाओ। अब अगला क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों का हित को संरक्षित किया गया। ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय 6 दिए गए, नोट में दिया, देखो, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इनको किस में डाला गया है, अल्पसंख्यक वर्ग में। अब इन्हीं के हितों की रक्षा करनी है। इसके लिए 2005 में एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है कि ये अपनी भाषा, जाति, संस्कृति आदि को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सरकारी या शैक्षिक संस्था में इनको प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जैसे मान लो अगर कोई सिख है और वो पगड़ी लगाता है, ठीक है, उनका कल्चर है, तो अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप नॉर्मल बाल रखो। ठीक है। अगर आपको आना जाना है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हो जैसे आपको रहना है। ठीक है। अब कई मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का पहनती हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया हो कि ये हमारा कॉलेज है, इसमें जो बुर्का पहनेगा वो अंदर नहीं जाएगा, या हमने मॉल खोला है या हमने कुछ और खोला है तो उसमें ऐसे लोग अंदर नहीं जाए। उनका ये है कि सब आओ जाओ, जो पहनना है पहनो, जैसे रहना है रहो, और सबके लिए फ्री। अब अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है। मतलब अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो चाहते हैं, जैसे कि अब बौद्ध लोग हैं वो चाहें तो अपना कॉलेज खोल सकते हैं या एक कोई ध्यान केंद्र खोल सकते हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं। फिर अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। अब ये थोड़ा डिटेल में दिया गया है, इसको कल पढ़ाएंगे।